बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग विद राशि के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी का ऐलान करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, जिसमें पेट्रोल की कीमत 40 रुपये और डीज़ल की कीमत में 15 रुपये कमी का ऐलान किया गया है। इससे पहले 1 तारीख को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये कमी का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले निगरान हुकूमत ने ही बेताश में पेट्रोल की कीमतों में खातर ख्वाह इजाफ़ा करके तनकीद का निशाना भी बनती रही है। आलमी मंडी में तेज़ी से गिरती हुई कीमतें और बहुत कम होने तेज़ी से गिरती हुई कीमतों के बाइस पेट्रोल की कीमतों में निगरान हुकूमत ने कमी का ऐलान किया है। लेकिन क्या अब भी जितनी आलमी मंडी में जितनी तेल की कीमत है, क्या उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने कम किया है? जो आलमी जो इस टाइम मैशरदान हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आलमी मंडी में इस वक्त कीमत है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 150 के करीब होनी चाहिए थी। जो कुछ भी है, निगरान हुकूमत ने एक जो स्टैंड लिया है, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। और साथ साथ इसकी एक बड़ी वजह डॉलर की तेज़ी से गिरती हुई कीमतें भी हैं, जो 300 से ऊपर भी चला गया था, लेकिन अब वो 270 के हिस्से को पर दस्तक दे रहा है। क्या पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को हो सकेगा? ये जो 4 लफ्ज़ों का मजमू है, ऐन वाव अलिफ मीम, जिसे आवाम कहते हैं, क्या उनके ज़ख्मों पर यह मलहम का काम करेगा? क्या उनकी दाद रसी हो सकेगी? क्या उनको ज़रूरती अशिया की कीमतों में उनको फ़ायदा हो सकेगा? क्या उनको बिलों की जो बिल हैं उनमें रिलीफ मिल सकेगा? ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल है। हमेशा से ऐसे ही होता रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो जाती है, लेकिन जो अशिया खुदनोश हैं और जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, उनमें कमी नहीं की जाती, जिसकी वजह से आवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार रहती है। और गुज़िश्ता दिनों भी इसी तरह ही हुआ, जब जो बिलों के हवाले से जो आवाम पे जो बम गिराए जाते रहे हैं, जो बिलों के हवाले से आवाम जो परेशान रही है, इवन के ख़ुदकुशी के वाक़यात भी सामने आए हैं, हत्ता कि जेवर बेच कर बिल अदा करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। लेकिन क्या अब जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है, इसका रिलीफ आवाम को मिल सकेगा या नहीं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बड़ी कमी की वजह लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गैर स्मगलिंग, गैर कानूनी स्मगलिंग और उसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उसके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयों को भी करार दिया जा रहा है। मौजूदा जो पाक फ़ौज के सपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी हिदायत पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा क्रैकडाउन का फ़ैसला किया, जिसमें ईरान और अफ़गानिस्तान की जानिब जो स्मगलिंग है, बॉर्डर स्मगलिंग है, उसकी काबू पाया गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है जी कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी और डॉलर की कीमत में खातिर ख्वाह कमी आई है। कहा जाता था कि अफ़गानिस्तान में जो आटा और चीनी जो स्मगल होकर जाती थी, उसके साथ डॉलर भी जो है वो स्मगल होकर जाते थे, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो मजबूत होती जा रही थी और वहाँ पे डॉलर में कमी होती जा रही थी, जबकि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में बसूर इजाफ़ा होता जा रहा था। जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उस वक्त जो है ना, वो अफ़गानिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी, जबकि पाकिस्तान में तेज़ी से कमी आना शुरू होगी। लेकिन इसमें जो आवाम है वो अभी तक रिलीफ से महरूम है। ये 4 लफ्ज़ों का मजमूआ, जो ऐन वाव अलिफ मीम, 4 लफ्ज़ों का मजमूआ, ये अवाम कि हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक कुर्बानियाँ देती आ रही है, लेकिन उसकी कोई दाद रसी नहीं है। क्या इन जो 40 रुपये पेट्रोल की कीमत जो कम हुई है, इसका फ़ायदा आवाम को मिल सकेगा? ये अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि जब भी मुल्क में कोई धरना होता है, जब भी मुल्क में कोई लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन जो क्रिएट होती है, जब भी मुल्क में कोई मजहबी जमात या कोई सियासी जमात रेड जोन की तरफ मार्च करती है, तो कहा जाता है कि फ़ौज तलब कर ली। जब भी कहा जाता है जी कि मुल्क में ज़लज़ला आता है, तो कहा जाता है जी फ़ौज तलब कर ली। जब भी मुल्क में सैलाब की सूरत हाल होती है, तो कहा जाता है कि फ़ौज तलब कर ली। सारे मामला में फ़ौज तलब करने के वजह, और यही वो फ़ौज है, ये वो धरती के नौजवान हैं, यही वो धरती के सिपाही हैं जो गैर मुल्की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करते हैं। ज़लज़ला आए तब भी वो पाकिस्तान की आवाम की मदद के लिए आगे आते हैं। जब वो कोई भी रेड जोन की तरफ कोई मार्च करता है या मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, तो यही पाक फ़ौज के धरती के नौजवान आगे आते हैं। ये सवाल
अपनी जगह मौजूद है। जब हर चीज़ में फ़ौज को तलब किया जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि ये फ़ौज क्यों तलब की गई है, तो वो कहता है कि आइन में इसकी इजाज़त है कि आप इस तरह के हालात में फ़ौज को तलब कर सकते हैं। लेकिन इन सब शहादतों और इन सब कामों की वजह से फ़ौज पर तनकीद क्यों जाती है कि फ़ौज सियासी सेटअप नहीं चलने दे रही। फ़ौज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है, वो हमेशा से उसने कभी भी जो है सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आने नहीं दिया। गुज़िश्ता दिनों सरगोदा के एक सपूत मेजर सैयद रज़ा ने कोयटा में बलूचिस्तान में जवानमर्दी के साथ दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। मेजर रज़ा की 1 महीना पहले शादी हुई थी, लेकिन वो जब कोयटा में वो पहुँचे तो उनके साथ दहशतगर्दों के साथ झड़प हुई। वो अपने साथियों के साथ जवानमर्दी से लड़े। इब्तिदा में उनको 2 गोलियां लगी और वो ज़ख्मी हो गए। लेकिन जब उनके साथियों ने कहा कि सर आप पीछे चले जाएं, आप ज़ख्मी, आप पीछे चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे मंजिल नज़र आई है, जब मंजिल के करीब पहुँच गए मैं कैसे पीछे चला जाऊँ। तो उन्होंने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ी इलाके के ऊपर जाके दहशतगर्दों को काउंटर किया और बहुत से जो दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने के बाद आखिर एक बेस्ट उनको लगा और वो भी शहादत के एक बड़े रुतबे के साथ अपने एक साथी के साथ वो शहादत के बड़े रुतबे पर फायद हो। इस तरह की सैकड़ों मिसालें पाक फ़ौज के अंदर मौजूद हैं। सिपाही हों, जवान हों, अफसर हों, वो इस मुल्क की धरती के लिए कुर्बानियाँ देते रहे आए हैं। और मौजूदा भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है कुर्बानियाँ वो किसी से डकी चुकी है, चाहे माजी में ज़रबल अज़ब हो, चाहे रद्दल फसाद हो। 70,000 से ज़्यादा शहादतों की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क में दहशतगर्दी का सफाया किया गया और अब भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मुसलसल शहादतें देती जा रही हैं। लेकिन इस सब शहादतों के बावजूद और मुल्क में कोई भी आफत आए उसमें तनकीद की जाती है। चाहे एबटाबाद में एक सियासी जमात की जानिब से तकरीर हो या नवाज शरीफ का बयानिया हो, कुछ भी हो, फ़ौज पर आखिर तनकीद क्यों बनती है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। ये हमें सोचने की बात है कि एक फ़ौज जो हर चीज़ में सबसे आगे फ्रंट लाइन में आती है, उस पर आखिर तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है। नाज़रीन, जब इमरान खान की बात करें तो हम इमरान खान ने आज की नौजवान नस्ल को एक होप दी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी नौजवान नस्ल को होप दी और जो होप उन्होंने दी है वो इससे पहले किसी सियासी जमात के शायद हिस्से में ना आई हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी होप नौजवानों को दी है और कहा जाता है कि बहुत बड़ा शोर दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी जो नौजवान नस्ल है वो नौजवान नस्ल की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान को चाह रही है। इमरान खान जेल में होने के बावजूद एक उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट ये है कि वो अभी तक ना तो बाहर जेल में होने के बावजूद ना तो उन्होंने बाहर जाने के लिए कोई एप्लीकेशन दी है और ना ही अभी तक वो बीमार हुए हैं, ना भी वो किसी अस्पताल में दाखिल हुए हैं कि मुझे अस्पताल में दाखिल किया जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये वो प्लस पॉइंट है कि जो उनके वर्करों को ज़िंदा किए हुए है और आज तक उनके वर्कर ये कह रहे हैं कि हमारा कप्तान ही हमारी उम्मीद है और ये पाकिस्तान की उम्मीद भी है। उनके जो अपने ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर हैं, वो कहते हैं ये इमरान खान बिल्कुल फ़िट हैं और उनके थोड़ा सा एक्सरसाइज में कमी की वजह से उनका वेट गेन हो गया है, लेकिन अदरवाइज़ वो बिल्कुल फ़िट हैं। अभी दूसरा 2 दिन के पहले उन्होंने अपनी फैमिली के ज़रिए एक पैगाम अपने अवाम के लिए पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल यहाँ में मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ। मैं शुरू में मुझे यहाँ पे कीड़े मकोड़ों और मच्छरों ने बहुत तंग किया इस जेल में, खाने में बहुत सी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। मैं अपनी अवाम को कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप जो है उम्मीद का दामन ना छोड़िएगा, इंशाल्लाह फ़तह हक़ की होगी। इस सारी होप के बावजूद आखिर क्या वजह है कि इमरान खान की हुकूमत इस तरह ख़त्म कर देगी। नाज़रीन, इमरान खान के जहाँ पे अवाम के लिए उम्मीदें बहुत थी, वहाँ पे एक चीज़ जो उनके लिए सबसे ज़्यादा आड़े में आई वो अपनी पार्टी में 1 मैन शो थी। वो उनका अन्ना, वो उनकी तकब्बर भी थी और उनकी पे ऊपर नीचे शादियाँ और उनके जो माजी के स्कैंडल थे वो उनके आड़े में आई और के साथ बड़े अदारों के साथ उनकी चपकलिश भी जो है वो उनके आड़े आई। नाज़रीन, वो जो सियासी पंडित थे उस वक्त, जो उनके अतहादी थे, उन्होंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उनका भी हाल फिर वही हुआ जो नवाज शरीफ का हुआ।
नवाज शरीफ के जब जो ताई अक्सरियत में भी जब सेनेट में थे और कौमी असम्बली में जब 2 तिहाई अक्सरियत थी, तो वो भी उन्होंने भी कहा कि उनमें वो भी बादशाह बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गए, खलीफातुल मुस्लिमीन बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गए, और उन्होंने भी आखिरदारों के साथ टकराव की सियासत शुरू की। उस वक्त भी उनको जो उनके दिखाती थे कि आप ऐसा ना करें, आप अवाम पे फोकस करें, अवाम के मसाइल पे फोकस करें, आप अदारों से टकराव कर ना लें। और उन्होंने फिर अदारों को बदनाम करना शुरू किया, और आखिर फिर जो कुछ हुआ वो भी अवाम आपके सामने है। लेकिन एक चीज़ जो नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब नवाज शरीफ अपने बक्से लेके अपने ज़ाती जो है वो ख़ात्म तक लेके जब बैरून मुल्क रवाना हो गए, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की सियासत है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, वो अब कभी भी पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और इसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें ने देखा कि जो 2 तिहाई अक्सरियत वाली पार्टी थी उसकी सिर्फ 12 सीटें आई। लेकिन फिर भी जब 2013 के इलेक्शन आए तो वही पार्टी जो जो कहा जाता था कि वो उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, और उनके करीबी साथी जिनमें चौधरी बरदरान भी शामिल थे, जिनमें लाल हवेली के शेख रशीद भी शामिल थे, वो उनको छोड़कर चले गए। लेकिन वही पार्टी 2013 में फिर 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आई, लेकिन फिर भी उन्होंने सबक नहीं सीखा, उन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा। और फिर अवाम उसी नूरा कुश्ती में अवाम जो 4 लफ्ज़ों का मजमू है, आइन वाव अलिफ मीम, अवाम पिसती चलेगी, उनकी कोई दाद रसी नहीं हुई। चूँकि सी पैक शुरू हुआ, लोड शेडिंग भी ख़त्म हुई। लोड शेडिंग किस तरह ख़त्म हुई ये भी सबको पता है कि महंगे दामों जो है ना वो प्राइवेट कंपनियों का सहारा लिया गया और उनको ख़त्म कर दिया गया। 2017 में फिर वही सिचुएशन थी जो मुशर्रफ के दौर में थी, वही सिचुएशन फिर 2017 में क्रिएट हुई। वहाँ पे भी मियाँ साहब ने कोई सबक नहीं सीखा और वही काम किया जो उन्होंने माजी में किया, और वो रिजल्ट आपके सामने था। फिर वही हाल जो है वो इमरान खान ने किया। फिर 2018 में इमरान खान साहब जो है वो 2 अक्सरियत के साथ कुल इक़्तिदार में आए, लेकिन वो भी अवाम की दादरसी नहीं कर सके। लेकिन एक खौफ, एक शऊर उन्होंने दिया, लेकिन वो उस पर वो मुकम्मल तौर पर अमल ना कर सके। और वो कहते हैं कि इवन के जब उनकी आखिरी उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम अतमाद कामयाब हुई, तो उनके जो करीबी साथी थे, उनके जो अतादी थे, उन्होंने इस पर दबे अल्फाज में खुशी का भी इजहार किया कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट पूरी कर जाते तो हम अवाम के में जाने के लिए भी हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। उनके आज़ादी हम किस तरह जाते, क्योंकि मुल्क के जो हालात जिस नहज पे पहुंच चुके थे, मुल्क की मैशत जो जिस नहज पर पहुंच चुकी थी हैं वो पहुंच चुकी थी, उसमें वो ऐसी था कि हम अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। और जब उनके ख़िलाफ़ अदम अतमाद कामयाब हुई तो लोगों ने कहा, तो उनके जो करीबी इत्तेहादी थे उस पर खुशी का इज़हार किया कि चलें, हमें हुकूमत का टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, तो चलो इसमें हम आपस में बच गए। नाज़रीन, उसके बाद अदम अतमाद कामयाब हुई। अदम अतमाद जब कामयाब हुई तो उसके बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट फिर बनी, PDM बनी, और उन्होंने फिर ये क्या जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। लेकिन उस सारे मामलात में क्या हुआ, क्या अवाम की दादरसी हुई, क्या अवाम को हुई, क्या अब भी अवाम इसी दादरसी के लिए तरस रहे हैं? क्या उनको कोई इस पर दादरसी उनके मलहम को कौन रखेगा? ये फ़ैसला अवाम नाज़रीन आपने करना है कि आपका असल अवाम का मसीहा कौन है। क्या अवाम का मसीहा वो हैं जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए सुबह शाम शहादतें देकर, अपने बच्चों को यतीम दे के, अपने सुहाग की कुर्बानियाँ दे के अवाम के सुहाग और बच्चों को हमारे बच्चों को यतीम होने से बचा रहे हैं, वो हैं या जो बार बार जो इस गवर्नमेंट में सियासत में आते हैं और दोबारा सियासत करते हैं और अवाम को बार बार यही कह रहे हैं कि हम आपकी दादरसी करेंगे, लेकिन वो दादरसी में नाकाम रहे हैं। मौजूदा दौर में इलेक्शन का फिर नकारा बज चुका है और मदारी फिर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने डुगडुगी बजाना शुरू कर दी है। तो आवाम से बस इतना ही गुजारिश है कि अब जो भी फ़ैसला करना है अपने ज़मीर के मुताबिक कीजिएगा। आपने एक दफ़ा शीशे के सामने खड़े होकर ये फ़ैसला कर दीजिएगा कि ऐसा फ़ैसला करें कि कल आपको ज़मीर आपका मुतमईन हो, कि कल आप ये कह सकें कि शुक्र है
ये काम नहीं कर रहा, लेकिन शुक्र है मैंने इसको वोट नहीं दिया, या कि फ़ख्र है, आपको फ़ख्र हो कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको वोट दिया और मुझे अपने वोट पे देने में मुझे खुशी महसूस हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो आवाम आप अपनी सोचनी है। सारी ज़िंदगी आप जो जितनी भी आपकी ज़िंदगी ये गुजरी है, आप हमेशा सियासी जमातों के लिए, सियासी पंडितों के लिए सोचते रहे हैं। एक बार अपने लिए सोच के देख लें, अपने आप को बदल कर देखें। हो सकता है इस मुल्क के माशी हालात और इस मुल्क के जो अवाम है, ये 4 लफ्ज़ों का मजमू है, ऐन वाव अलिफ मीम, ये अवाम है उनकी दस्तरसी हो सके। क्योंकि ये तो कहा गया है जी कि एक आम तासुर ये लफ्ज़ जो बोला जाता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख़ुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। और कुरान में भी अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर वो हुक्मरान मुसल्लत करूँगा जो तुम्हारे अंदर से ही होंगे, जैसे तुम होगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। इसलिए अगर आज हमारी जो हालत है, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो है, अगर देखा जाए इस आयत के हवाले से, जो हमारा जो इस हाल है जो हमारा ख़ुद अपना है, इसलिए हमने अभी भी फ़ैसला करना है कि हमने क्या करना है, हमने किधर जाना है। क्या हम उसी तरह ख़ुदकुशियाँ करते रहेंगे? क्या हम उसी तरह ज़ेवर बेच के अपने बिल अदा करते रहेंगे कि आज के दौर में एक सफ़ेद पोश बंदा भी है, वो भी इस टाइम नंगा हो चुका है, वो उसकी भी कोई दरसी नहीं, वो भी एक्सपोज हो चुका है, वो माशरे के सामने। नाज़रीन, मिसालें तो बहुत ही दी जा सकती हैं। गुज़िश्ता दिनों जब एक पहिया जाम हड़ताल हुई तो मैं गया, तो मैंने जब एक वैगन देखी चलती हुई, तो मैंने उसको रोक कर पूछा कि आज तो पहिया जाम हड़ताल है, तो आपने हड़ताल क्यों नहीं की? तो उसके ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा कि हम सुबह कमाते हैं और रात को अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाते हैं, आप हमारे घर में आटे का थैला भेज दें, हम हड़ताल करके बैठ जाते हैं। इस तरह के कई सैकड़ों वाक़यात हैं, बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जिन इस मुल्क में हैं, लेकिन इनकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि हमें अपने आप को बदलना होगा। शीशे के सामने खड़े हों और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें कि क्या हम जो फ़ैसले कर रहे हैं, क्या हम जो बार-बार जो है एक सियासी जमातों को वापस लेके आते हैं, क्या वो हमारी दस्तरसी कर सकेंगे? अब नवाज़ शरीफ दोबारा एक दफ़ा फिर वापस मैदान में आ रहे हैं, एक नई होप के साथ वापस आ रहे हैं। क्या वो दोबारा वहाँ के लिए मसीहा बन सकेंगे? क्या ये जो मौजूदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुई हैं, कहा जाता है कि निगरान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के काफ़ी जो है वो अफराद शामिल हैं। क्या जो मौजूदा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हुई है, क्या वो नवाज़ शरीफ के वापस के लिए एक सेफ़ कॉर्नर देने के लिए की गई है या नहीं है? इसका फ़ैसला आपने करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।